नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 की लड़ाई की, 24 के लोकसभा चुनाव की और विपक्षी जो महागठबंधन है इंडिया की तैयारियों की। और कई महीनों से चर्चाएं हो रही हैं, विश्लेषण हो रहा है। इंडिया में रूठने मनाने का सिलसिला लगातार बदस्तूर जारी है। कभी कोई रूठ जाता है, कभी किसी को मनाना पड़ता है, कभी किसी की हां हो जाती है और कभी किसी की ना। कहने को गठबंधन है, 28 दल साथ हैं, लेकिन चेहरा कौन है, संयोजक कौन, अध्यक्ष कौन, आखिरी फैसला कौन लेगा सीटों के बंटवारे पर, यह सब कुछ अधर में ही लटका हुआ दिखाई देता है। कांग्रेस ने एक नेशनल अलायंस कमेटी तो बनाई हुई है, बातचीत भी होती है, कई दफा बातचीत आखिरी क्षण पर रद्द कर दी जाती है, वो डिटेलिंग भी आपके सामने दूंगा। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है, कभी हां कभी ना, रूठने मनाने के बीच क्या कल इंडिया को अपना संयोजक मिल जाएगा, यानी कि कन्वीनर मिल जाएगा। कल इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है, यह वर्चुअल बैठक होगी। वर्चुअल जो ना समझ पाए हों, यानी कि सब स्काइप जूम के जरिए जुड़ेंगे, आपस में वार्तालाप होगा, सीधे सीधे फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगी, लेकिन बातचीत होगी। और इस बैठक में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, फरूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, यानी कि इस गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे कल मिलने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। यह 11:30 बजे बैठक होने वाली है। और जो सूत्र हमें बता रहे हैं, अब लगभग आम सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संकट मोचक बनेंगे, उसके संयोजक बनेंगे। और इसमें भी अच्छी खासी राजनीतिक तिकड़मबाजी भी हुई। नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति भी की, बेसहारा का कार्ड भी खेला और आखिरी दम तक दरवाजे में पैर अटकाए रखा। तो क्या नीतीश की यह मेहनत अब रंग लाई है? अब नीतीश कुमार हिंदी पट्टी में एक लोकप्रिय चेहरा है, 2005 से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं। गठबंधन धर्म कैसे निभाना है और मौका परस्ती का भी उन पर आरोप लगता है। बदल लेते हैं खेमा अपनी सहूलियत के हिसाब से, पर गठबंधन धर्म के वो माहिर खिलाड़ी हैं। परिवारवाद का आरोप नहीं लगता उन पर, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता। नैतिकता पर अब सवाल उठने लगे हैं। सुशासन बाबू का तमगा भी उन पर लगाया गया, चस्पा किया गया बहुत सालों तक। और जो जातिगत जनगणना है, वो जो कार्ड खेला है और उसके जरिए जो अब आरक्षण भी दिया है, यानी कि मंडल की राजनीति के वो एक बड़ा चेहरा भी हैं। और क्या 2024 की लड़ाई अंत में आखिरकार जाकर कमंडल बनाम मंडल भी होगी? क्योंकि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है बीजेपी ने। विपक्ष उसका बहिष्कार करने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएगा, वो अलहदा मसला हो जाता है। लेकिन बीजेपी पुरजोर तरीके से कमंडल लेकर चलेगी। ऐसा नहीं है कि मंडल से वो दूर है, ओबीसीआइजेशन बीजेपी का भी हो चुका है। लेकिन जो काट है, क्या नीतीश कुमार वो काट निकालने में माहिर हैं? और नीतीश कुमार ने आखिर तक जो दबाव की राजनीति खेली, कयासों का बाजार तो यह भी गर्म था कि भाई वो वापस बीजेपी के साथ जा सकते हैं। खबरें यह भी लगातार आ रही थी कि मकर संक्रांति यानी कि 2 दिन बाद, 14 जनवरी के बाद कोई क्रांति आ सकती है बिहार की राजनीति में, यानी कि नीतीश कुमार वापस जा सकते हैं। लेकिन मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार 22 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर, जो पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता थे,
उनके गांव जाएंगे। 24 तारीख को उनकी 100वीं पुण्यतिथि है। एक बड़ी रैली करने वाले हैं पटना में। तो वो दांव भी चल दिया क्या? और इसका अंदाजा आज इस बात से भी लगा, जब तेजस्वी यादव से सीटों के बंटवारे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं होने वाला, सीट बटेंगी ही नहीं। तो ये दरअसल चाचा और भतीजा यहां पर कदमताल भी कर रहे थे। नीतीश अगर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होंगे तो बिहार की पूरी कमान तो तेजस्वी यादव के पास आ जाएगी। विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है क्या? तो ये जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर कांग्रेस पर दबाव बनाया क्या? ये अपने आप में एक सवाल है। खबर यह भी आ रही है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन सकते हैं। तो ममता बनर्जी जो बात कह रही थी, क्या वो भी साध ली गई है? ममता बनर्जी कल आने वाली है बैठक में, बावजूद इसके कि वो 4 सीटें मांग रही हैं। असम में 2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को, वामखेमे को तो कोई भी सीट नहीं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार हैं कांग्रेस को। कांग्रेस 2 सीटें जीती थी 2019 में, और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि कोई एहसान थोड़ा कर रही है, 2 तो हमारे पास हैं ही। तो अभी वहां पर वो रूठन, वो ऐठन, वो गांठ क्या बनी हुई है, लेकिन कल क्या वो सुलझती दिखाई देगी? लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा, कभी हां कभी ना की जो राजनीति हो रही है इंडिया गठबंधन में, उसकी एक वानगी आज भी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ जो नेशनल अलायंस कमेटी है, गठबंधन की जो समिति बना रखी है कांग्रेस ने, मुकुल वासनिक उसके संयोजक हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये नाम पहले आपको बता चुका हूं, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, बैठक होने वाली थी। और मुझे राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में आपको बता रहा हूं, समाजवादी खेमे से यह पता लगा कि ऐन वक्त पर उन्हें बताया गया कि जो वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं, वो कहीं यात्रा पर हैं, अभी पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो 15 जनवरी के बाद बैठक कर लेते हैं। साथ में मुझे यह भी जानकारी दी गई कि दरअसल समाजवादी पार्टी ने कहा था कि भाई पूरी लिस्ट लेकर आना, सीटें कितनी चाहिए, वहां पर उम्मीदवार कौन है आपका, यह पूरा खाका तैयार करके आइएगा, विनेबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मुहर लगेगी, तय किया जाएगा कि आपको कितनी सीटें दी जाएं। पर अंदर खाने से खबर यह भी है, और इसकी आशंका जाहिर की समाजवादी पार्टी खेमे ने, कि कांग्रेस पहले संपर्क साध रही है मायावती के साथ, मायावती के मन की पूरी था ले ली जाए। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन भी है, उस दिन भी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। तो मायावती को साधने में लगी कांग्रेस अभी इसीलिए समाजवादी पार्टी को इंतजार करवा रही है क्या? और यही इंतजार क्या लॉन्ग रन में घातक भी साबित हो सकता है? इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी जुड़ जाती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में 3-4 के फॉर्मूले के लिए तैयार है, 3 सीटें कांग्रेस को, 4 आम आदमी पार्टी को, लेकिन उसके बदले वो हरियाणा में सीट चाहती है। 5 की बात हो रही है, पर 1-2 सीट तो वो चाहेगी ही। राजस्थान में बाकी दल सीट मांग रहे हैं, तो गुजरात में भरूच में अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया। अरविंद केजरीवाल वहां गए थे तो आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। गोवा में भी वो 2 में से 1 सीट चाहती है। पंजाब में हो सकता है अलग अलग लड़े, हो सकता है साथ मिलकर लड़ें, उसमें 6-7 का फॉर्मूला भी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई देती है। पर ये छोटे छोटे जो पेंच हैं, क्या वो अभी सुलझते दिख रहे हैं, या कल एक खाका खिंच जाएगा कि अध्यक्ष कौन है, संयोजक कौन है, और यहां से दरअसल सही मायने में इंडिया गठबंधन की फॉरवर्ड मूवमेंट शुरू होने वाली है क्या? या कल पता लगा खोदा पहाड़ निकली चोहिया? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिया को मिला संकट मोचक, नीतीश बनेंगे संयोजक? और कभी हां कभी ना में फंसा 24 का चुनावी दांव।
और आज राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया है, वो आधी बात बताएंगे नहीं, किसी बात की तस्दीक नहीं करेंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार जो सारी डेवलपमेंट्स जो ये राजनीति हो रही है उस पर पैनी नजर बनाए रखते हैं, उन्हें न्योता दिया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं, दबंग दिबांग, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक संजय कुमार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और कन्हैया बेलारी से बेहतर बिहार की राजनीति के सारे तिकड़म कम ही लोग समझ पाते हैं। तो कन्हैया भाई, अब ये मान लिया जाए दबाव की राजनीति, वो थोड़ा सा बेसहारा का कार्ड भी खेला और चाचा भतीजा की कदम ताल कल नीतीश कुमार को संयोजक के रूप में बनता देखेगी। संदीप जी, जब तकरार न हो, इनकार न हो, इकरार न हो, तो खेल का मजा क्या है? और उस तरह से नहीं है जिस तरह से डिजिटल मीडिया में जो है बातें आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा इस साइड में है। इस साइड में जो है इतना ज़्यादा है कि आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, चचा जो है पारस चचा जो है 6 मांग रहे हैं, बच्चा जो है चिराग पासवान 6 मांग रहे हैं, मांझी जी जो है वो जो है 3 मांग रहे हैं। अब जोड़िए कितना हो गया, भाजपा कितना पर लड़ेगी? लेकिन ये बातें नहीं आ रही हैं। नहीं, इधर बहुत ज्यादा आ रही है, जबकि इधर मैंने किया ये कार्यक्रम, मतभेद नहीं है। हाँ, मनभेद है, मनभेद नहीं है, केवल मतभेद है। हाँ। कल नीतीश कुमार ने क्या कहा, सब कुछ हो जाएगा। तेजस्वी भी थोड़ा अग्रेसिव मोड में आकर के यही बात कहे कि आप लोग को बता दिया जाएगा। सारा डिजिटल मीडिया जितना पत्रकार हैं एज इफ कि भाजपा ज़्यादा चिंतित नहीं है, उससे ज़्यादा पत्रकार यहाँ चिंतित हैं। और केवल कि बड़ा झगड़ा है, बड़ा यह है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे, ओम प्रकाश राजभर चिल्ला रहे हैं, संजय निषाद बाप बाप कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल कर रही है कि हम 5 सीट लेंगे। ये सारी बातें आप देख लीजिए। दीदी ने तो कह दिया, वहाँ अखिलेश ने कह दिया है अपने प्रवक्ताओं को, खबरदार एक शब्द भी कोई बुआ के खिलाफ बोला तो। ये क्या है, डेवलपमेंट पॉजिटिव न है। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या हो रहा है, वहाँ तो सब कुछ इंडिया गठबंधन का ठीक ठाक चल रहा है, इधर ज़्यादा जो है झगड़ा है। तो कुछ नहीं है। नीतीश कुमार चूंकि डे वन तो अब चेहरा बन जाएंगे। अब ये तय माना जाए कन्हैया बेलारी कि कल संयोजक बन जाएंगे, क्योंकि जो बैठक हो रही है वर्चुअली सही, तमाम बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के इसमें शामिल होने वाले हैं। और ये बड़ी बैठक होगी 19 दिसंबर के बाद, जो दिल्ली में चौथी बैठक हुई थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी बैठक है। संदीप भाई, वो बन गए हैं, केवल घोषणा करना है, समझ लीजिए। वो केवल घोषणा करना है। और खाका भी तैयार कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, आप उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। 22 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर के गांव जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने वाले हैं नीतीश कुमार, और 24 तारीख को 100वीं पुण्यतिथि पर एक बड़ा मजमा, एक बड़ी रैली भी करेंगे पटना में। तो एक मंडल कार्ड एक बड़ा मुद्दे के तौर पर इंडिया की तरफ से पुश करते भी दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास सही जानकारी है। अभी तो देखिए वो जो आईटी सेल है वो सिर्फ इसमें लगे हुए हैं, केवल यही है जैसे हो रहा है ना कि राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे, उसी तरह हो रहा है कि नीतीश आएंगे नीतीश आएंगे नीतीश आएंगे, सिर्फ यही चल रहा है। और नीतीश कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश जहां हैं वहीं रहेंगे। अब सवाल ही नहीं अब जाने का, जो हम लोगों के पास। तो महासंक्रांति के बाद क्रांति हो जाएगी, कुछ क्रांति आएगी बिहार में, वो कोरी अफवाहें साबित होने वाली हैं। क्रांति ये आएगी, हम लोगों को लगता है कि ऐसा हो सकता है कि 22 तारीख को ये कहीं विधानसभा भंग वाली बात ना हो जाए कि विधान, इसके बाद 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो हम तो भाई तैयार हैं, हमने तो भंग भी कर दिया। इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कर दे कि अब तो जातीय जनगणना वाला हो ही गया, आरक्षण वाला हो ही गया मुद्दा, अब इस पर भी आइए। आप तो कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो तैयार हो गए। अब जितना बीजेपी रूल्ड स्टेट है उनको कहिए आ जाए जंगे मैदान में, 1 नेशन 1 इलेक्शन।
हम लोग को ऐसा लगता है। ऐसा आपको लगता है दिमाग पर? जो एक ये बड़ी गांठ, बड़ी उलझन बनी हुई थी और सवाल पूछे जा रहे थे, हम भी सवाल पूछ रहे थे और वो जायज सवाल भी थे कि भाई इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, भाई इसे ड्राइव कौन करेगा। कोई गाड़ी होती है तो उसका एक इंजन होता है, तो इंजन कल मिलता दिखेगा अब? हाँ बिल्कुल संदीप, इस बार आपने कई कई चीज़ें रखी हुई हैं, तो मैं 3-4 मुद्दों पर अलग अलग बोलना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है आप मुझे समय देंगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर एंकर साथ हो तो मौका मिलता है। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर देखें तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने शुरुआत की, सबसे पहले वो जब दिल्ली आए, खड़गे साहब से मिले, केजरीवाल से मिले। देखिए, नेताओं को समझिए, बड़े छुई मुई किस्म के होते हैं बड़े नेता, शीर्ष के खासतौर पर। उनको बहुत जानकारी होती है अपने राज्य के बारे में, उनको बहुत जानकारी होती है किस तरह से राजनीतिक चालें चली जाएं, पर दूसरे राज्यों के बारे में, दूसरे नेताओं के बारे में, और हमने तो बहुत लोगों से बात की है, तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। उसमें नीतीश कुमार ने जो एक पहल की, वो जाके ममता बनर्जी से मिले, नवीन पटनायक से भी जाकर मिले। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी शुरुआत रही उनकी तरफ से। एक जो शुरुआत कांग्रेस को करनी चाहिए थी, जो जब बहुत एक्टिव होता था लेफ्ट, आप जानते होंगे अगर इतिहास देखें इस तरह की साझा सरकारों का, तो लेफ्ट एक बहुत एग्रेसिव, बहुत एक्टिव रोल किया करता था, मनाता था, समझाता था। सुरजीत जैसे नेता हुआ करते थे, माहिर थे। हाँ। तो एक वो दौर था, तो उसमें जी हाँ बिल्कुल, वो दौर के बाद एक ये नई उन्होंने एक तरीके से शुरुआत की, एक नई अखबारों में भी छपा, और चूंकि उनका कद ऐसा है तो ये एक बात शुरुआत की, तो ये तो बात सही है कि उन्होंने शुरुआत की। दूसरा, अगर आप कद की बात करें तो मुझे याद आ रहा है, देखिए एबीपी न्यूज पे बड़ा शो भी तब चला था, हुंकार रैली हुई थी और प्रधानमंत्री ने, 2013 की बात कर रहा हूं, उन्होंने हुंकार रैली में 2-3 बातें कही। नीतीश ने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई आप जो बोल रहे हैं वो तथ्य से परे हैं। उससे उनका कद पता चलता है। उन्होंने कहा, जैसे मसलन प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि भाई तक्षशिला बिहार में है, उनका तक्षशिला बिहार में नहीं है, वो तो पाकिस्तान में है। पर ये कहा गया कि सिकंदर जो है गंगा तक आए थे। नहीं, दिमाग बीच में एक सेकंड रोकूंगा। वो उस वक्त के नीतीश और आज के नीतीश में थोड़ा फर्क भी आ गया है। आजकल थोड़ी उनकी तबीयत भी नासाज है। वो जिस तरह से फ्लाइट पकड़ते थे प्रधानमंत्री मोदी या कोई चीज करते थे, तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो जवाब देते थे, वो तेजी, वो चतुराई, वो वाकपटुता थोड़ी सी लैकिंग दिखाई देती है क्या? जरूर दिखाई देती है। वो वैसी जगह भी नहीं है शायद, जैसी जगह बनेगी तो शायद अपने आप चतुराई आ जाती है। देखिए, जब आप राजनेताओं को देखें, जब वो सत्ता के आसपास होते हैं या जब उनको सत्ता की गंध आने लगती है, तो आप देखिए कैसे उनके चेहरे खिल जाते हैं। हाँ। मुरझाए फूल भी ऐसे लगते हैं कि ये कल की कलियां हैं, एक तरीके से ऐसे बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे वो बात बढ़ेगी, बेहतर जानते हैं, उम्मीद है कि वो पीवी नरसिम्हा राव तो 13 बीमारियों से ग्रस्त थे, वापस अपने गांव जा रहे थे, प्रधानमंत्री बने, बैडमिंटन भी खेलने लगे। या मैं पीवी नरसिम्हा राव का मेरे दिमाग में था, और कांग्रेस की एक नेता ने मुझे कहा कि हमने देखा हुआ है किस तरह से ग्रेप्स रेजिन बनती है, यानी अंगूर जो हैं वो किस तरह से किशमिश बनती है। हमने यहाँ देखा है किशमिश किस तरह से अंगूर बनी है। ये भी एक बात उनके बारे में कही, और खुद कांग्रेस के एक नेता ने कही। मैं बाद में आपको उनका नाम भी बता दूंगा। तो एक ये बात, एक तो ये कद की बात है। देखिए, मुद्दों की जहां तो मतलब एक बड़ी उलझन कल सुलझती दिखेगी इंडिया की। IMF बिल्कुल, ये जो कहा जाता है ना कि उनके बराबर नहीं है राहुल गांधी, वो अनुभव नहीं है, तो एक वो बात, एक वो कद, और एक ऐसा व्यक्ति जो उनकी भी गलतियां पकड़ के वो कह सकता है, साफ तरीके से कह सकता है, तो वो एक बात है। दूसरी, मुद्दों की अगर आप बात देखें तो उन्होंने ये जो अब इंडिया नाम है, नीतीश कुमार जी का जो नाम था, जो बात खबरें आई, वो इंडिया मेन फ्रंट था, लेकिन राहुल गांधी ने, ममता बनर्जी ने उसको इंडिया नाम कर दिया। बाद में वो इंडिया के नाम पर भी बात मान गए। और एक जो बात जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी, ये जो जनगणना की बात है,
ओबीसीज की, उसका चेहरा नहीं बन सकते, क्योंकि आपने पास्ट में मंडल कमीशन पर आप खिलाफ खड़े हुए थे। ये इन्हीं वर्गों का कोई होना चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ा चेहरा, एक ड्राइवर, पूरा ये जो मुहिम चली है, जो राजनीति चली है, एक वो चेहरा मिल जाता है। साथ में नीतीश कुमार की बड़ी कोशिश रही पहली बैठक से कि किस तरीके से सीटों का गठबंधन हो, और बहुत जरूरी है जो अब तक नहीं हुआ, बहुत हैरानी की बात है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो आप लोग बनाइए, आप किस पर लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? तो वो जो फोकस वो लाना चाहते थे शुरुआत से, जो नहीं ला पाए, मेरे ख्याल से एक उस तरफ भी बात जाएगी। तो अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ से देखें, ये अगर हो जाता है, और देखिए बहुत इतने स्लिप्स होते हैं इन गठबंधनों की, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, उन्होंने अपनी अचकन बिल्कुल उस पर प्रेस भी करवा लिया है साहब, और ओवरनाइट ऐसे झटके लगे हैं लोगों की कि वो कहीं भी नहीं रहे। तो यही है, अगर ये हो जाता है तो एक बड़ी बात होगी विपक्ष के लिए, भारत में एक डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात होगी कि अच्छा एक विपक्ष होगा, एक सुदृढ़ विपक्ष होगा। अभय दुबे, क्या चाणक्य नीति भी काम आ गई? दरअसल चाणक्य बिहार से ही आते थे, तो ये चाणक्य नीति जो नीतीश कुमार की थी, नीतीश की ताकत क्या है? ताकत कम हुई है, लेकिन एक तो वो नेचुरली कॉम्प्लीमेंट करते हैं बीजेपी को। तो पिछली बार 17 सीटों पर लड़े, 17 बीजेपी जीत गई, 16 नीतीश जीते, 6 एलजेपी भी जीत गई थी। और आरजेडी के साथ रहते हैं तो 2015 में हमने देखा है विधानसभा में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया था। तो वो परफेक्ट फिट बनते हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और यही बात उन्होंने, ये आईना आरजेडी को तो मालूम ही है, लेकिन कांग्रेस को भी दिखाया। देखिए, नीतीश के बारे में आपने जो बातें कही हैं, मैं उनसे 100% सहमत हूं। हिंदुस्तान में उन जैसा कोई भी नेता नहीं है जिसका सामाजिक आधार इतना छोटा हो और उसके बावजूद वो राजनीति में लगातार प्रासंगिक बने रहते हैं। न केवल प्रासंगिक बने रहते हैं, बल्कि वो हर पार्टी के, अपने हर गठजोड़ पार्टनर के लिए वही नेता है। हाँ, कोई गठजोड़ पार्टनर जब उनके साथ आता है तो उनको ही मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस वक्त राष्ट्रीय जो मोर्चा बना है विपक्ष का, उसमें नीतीश की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? हम लोग इसकी भी वजह जानते हैं। ये पूरा मोर्चा ही नीतीश कुमार की वजह से बना। इस मोर्चे का अगर कोई एक केंद्रीय व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति के तौर पर अगर कोई एक चालक शक्ति है, मोटिव फोर्स है, तो वो नीतीश कुमार हैं। पहले दिन से उन्होंने ही सारे देश में घूम घूम कर विपक्ष के तमाम नेताओं से तीसरे मोर्चे की जो संभावनाएं थी, यानी कांग्रेस को हटाकर उसको खलास किया, नीतीश कुमार की खूबी ने खलास किया। उसके बाद में एनडीए ने कुछ क्षेत्रीय नेताओं के साथ जो गुप्त गठबंधन, एक गुप्त मोर्चा बना रखा है। इसमें बीजू जनता दल है, इसमें चंद्रशेखर राव है, इसमें वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस है। इनके साथ भी नीतीश कुमार ने बातचीत कर ली है। हम जानते हैं कि वो बीजू जनता दल में नवीन पटनायक से मिले थे। चंद्रशेखर राव के साथ भी उनका कुछ रब्त था। जिस वक्त पटना में मीटिंग हो रही थी, उसके बाद बंगलोर में जब मीटिंग हो रही थी, उस वक्त भी चंद्रशेखर राव ने यह संदेश ही भिजवाया था कि हम इस मोर्चे में नहीं शामिल हैं, नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आप इससे बाहर समझें। तो नीतीश कुमार न केवल उन लोगों के साथ संपर्क में है जो इंडिया गठबंधन के अंदर आ गए, बल्कि उनके साथ भी संपर्क में है जो अभी इंडिया गठबंधन से बाहर हैं। नेचुरल क्लेमेंट थे वो संयोजक पद के। लेकिन यहाँ मैं तो एबीपी के मंच पर बार बार इस बात को कहता रहा हूं, ये जो अब उनको संयोजक बनाया जाएगा, ये तो पटना की बैठक में ही उनको संयोजक बना देना चाहिए था। पर इसके साथ और बड़ी बात जो जुड़ जाती है वो ये कि आप लगातार ये बात कह रहे थे अभय दुबे कि भाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम तो बनाओ, संयोजक अध्यक्ष नहीं बना रहे। पर अब वो उसका खाका भी खिंच जाएगा। नीतीश कुमार ने एजेंडा साफ कर दिया है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो अति पिछड़े हैं, जो दलित आदिवासी हैं, जातिगत जनगणना, उसमें आरक्षण, यानी कि मोटा मोटा एक शब्द अगर इस्तेमाल करूं, वो मंडल कार्ड को आगे पुश करते दिखाई देंगे। मतलब लड़ाई का मंडल बनाम मंडल करने की कोशिश होगी। अब देखिए, राजनीति जो है वो पहलकदमी लेने और पहलकदमी छीनने का खेल है। अगर आप बहुत संक्षेप में कहें तो जातिगत जनगणना के सवाल में पहलकदमी किसके हाथ में रही? अगर हम कहते हैं राम मंदिर के सवाल पे पहलकदमी भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जातिगत जनगणना के सवाल पे पहलकदमी नीतीश कुमार के हाथ में है। और नीतीश कुमार जब इसके संयोजक बनेंगे तो जाहिर है, और राहुल गांधी उनसे सहमत हैं, राहुल गांधी इसकी तस्दीक करते हैं, वो पूरे इंडिया गठबंधन के केंद्र में जातिगत जनगणना
और उस पूरे एजेंडे को ले आएंगे। इनके फायदे होते हैं कि नुकसान होते हैं, क्या होगा ये एक अलग बहस का विषय है। लेकिन जो एक काउंटर नैरेटिव बनाने की बात है, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ही हो सकता है। अब देखिए, चिंता की इसमें चला सी बात है, उसकी तरफ भी मैं इंगित कर दूं। हाँ, कांग्रेस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि वो अपना घोषणा पत्र कैसे बनाए, इसके लिए वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, उसमें जनता से पूछताछ करेंगे। ये समय कांग्रेस के घोषणा पत्र का तो है नहीं। हाँ, ये समय जेडीयू आरजेडी के घोषणा पत्र का भी नहीं है, न ये सीपीआई एमएल के और सीपीएम और सीपीआई के घोषणा पत्र का समय है। ये समय तो कॉमन साझा कार्यक्रम का, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का समय है। बिल्कुल। और यही न्यूनतम साझा बात कार्यक्रम केसी को त्यागी ने भी घोषणा पत्र कही, स्वीकार करने का जो समय जो मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मेरे कार्यक्रम पर ही कहा कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये कांग्रेस को निकालने की क्या जरूरत थी, इंडिया यात्रा निकलनी चाहिए थी पूरे विपक्षी महागठबंधन की तरफ से। संजय, चुनावी लिहाज से अगर देखा जाए, पेशबंदी की बात होती थी, हु अगेंस्ट मोदी। अब संयोजक प्रधानमंत्री पद तो होता नहीं है, लेकिन क्या एक चेहरे के तौर पर ये अब लड़ाई देखी जाएगी और उसके राजनीतिक मायने क्या होंगे? संदीप, मुझे नहीं लगता कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा रहा है तो जनता के बीच में यह संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के का विरोध करने के लिए नीतीश कुमार का चेहरा इंडिया गठबंधन ने आगे किया है। क्योंकि एक तरह से संयोजक का काम इंटरनल बैठकें कराना और इस तरह की चीजें होंगी, तो बिल्कुल ही जनता के बीच में यह संदेश नहीं जाता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी का को एक तरह से चैलेंज करेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। तो ये संदेश तो मुझे नहीं लगता जाता हुआ दिखाई पड़ता है संदीप। और सीटों के बंटवारे को लेकर, तालमेल को लेकर जो लगातार दिक्कतें आ रही थी, कभी हाँ कभी ना, कभी रूठना कभी मनाना, अब वो उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट में आता दिखेगा क्या इंडिया गठबंधन, अगर कल संयोजक बाकायदा ये औपचारिक घोषणा हो जाती है तो? संजय, सवाल आप देखिए, हाँ। न्यूज के हिसाब से तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है कि अब कल एक औपचारिक घोषणा होने कल एक औपचारिक घोषणा होने वाली है। नीतीश कुमार संयोजक के इस गठबंधन के संयोजक बन जाएंगे और उसके बाद ये कई पार्टियों की ऑनलाइन बैठक हो रही है। तो इन खबरों को देखें तो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन क्या फॉरवर्ड मूवमेंट क्या 2 कदम चलेंगे, 4 कदम चलेंगे आगे, ये तो गठबंधन की जो मीटिंग हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। मैं अभी भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कई तरह के, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, हम कहते हैं कि पोस्चरिंग है, मीटिंग के पहले की पोस्चरिंग है, लेकिन कभी कभी ये पोस्चरिंग इतनी स्टिफ हो जाती है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे पहलू, और खासकर हम सीटों के गठबंधन की बात कर रहे हैं, ये शायद एक मीटिंग में सुलझने वाली मुझे दिखाई नहीं पड़ती संदीप। पर हम इंडिया पर इतनी विस्तृत चर्चा की है, जिस ओर कृष्णा बेल्लारी भी इशारा कर रहे थे, एनडीए की बात करें तो जो ये स्विंग स्टेट्स, इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात है, बिहार में एनडीए अच्छी खासी दिक्कत में है, सीटों के बंटवारे को लेकर हर कोई ताल ठोक रहा है। वो ओम प्रकाश राजभर का नाम भूल गए, बिहार में है भी नहीं, लेकिन 5 सीटों पर वो ताल ठोक रहे हैं। और महाराष्ट्र में देखें तो महायुति के लिए दिक्कत है। अब एकनाथ शिंदे कोई 5-7 सीटों पर थोड़ा मानने वाले हैं, या अजित पवार, वो तो कह रहे हैं असली शिवसेना ने तो कई सीटें लड़ी थी पिछली बार। तो एनडीए में भी सीटों के बंटवारे को लेकर अच्छी खासी टेंशन की मानगी दिख रही है क्या? देखिए, टेंशन जरूर होगा, लेकिन दोनों गठबंधन में मूल अंतर क्या है? दोनों गठबंधन में एक मूल अंतर है। इंडिया गठबंधन में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो बहुत स्ट्रांग है, जो अपने दम पर 100 भी सीट ला सकती हो। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की बात करें तो उसमें एक पार्टी बहुत मजबूत है। अगर हम इसको स्विमिंग के उदाहरण देके मैं बताने की कोशिश करूं कि एक स्विमर है, एक्सपर्ट स्विमर है, वो तैरता है, वो ठीक है, थोड़े बहुत इफ्स एंड बट्स से बचने के लिए वो जो कहते हैं सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स लेने की कोशिश करता है। मैं बीजेपी के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, वो तैराक है, बड़े एक्सपर्ट तैराक है, और उनको पता है नदियां तो वो ऐसे ही पार लगा देंगे, नदी पार कर जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी रुकावट ना हो इसी के लिए वो
थोड़े सपोर्ट सिस्टम लेना चाहते हैं, जिसमें दिक्कत हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा तैराक है, ऐसा स्विमर है जो स्विम करना जानता ही नहीं है और उसे पता है अकेले वो बिना उन सपोर्ट सिस्टम के वो नदी में गया, उसके डूबने की पूरी संभावना है। मैं थोड़ा सा पलटकर उदाहरण दूं, तो ज्यादा होगी ना संजय भाई, मैं थोड़ा सा पलटकर उदाहरण दूं कि एक बड़ी लजीज डिश बन रही है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन पकवान है ये। उस पकवान में थोड़े मसालों की और नमक की हल्के वो ज़रूरत होती है। नमक ना हो या वो थोड़े मसाले, वो छौंक ना हो तो वो बेस्वादा भी हो जाता है खाना कई बार। बिल्कुल होता है, लेकिन पकवान के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर पकवान अगर आप मीठी बना रहे हैं तो उसमें नमक मसाले की जरूरत नहीं होगी। तो जिस बात का आपने जिक्र किया वो होता है, जरूरत तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि वो तैराक, अगर मैं अपने उदाहरण पे जाऊं तो तैराक कितना भी एक्सपर्ट है, लेकिन उसे एक लंबी नदी, एक लंबी मतलब तैराक करनी है, उसे लगता है कि कुछ अगर इक्विपमेंट्स रहेंगे तो मैं अस्वस्थ रहूंगा कि कम से कम डूबूंगा नहीं। फेयर पॉइंट है आपका। विजय त्रिवेदी, अब देखिए आज 2 बैठक होने वाली थी, अब आम आदमी पार्टी के साथ तो चलिए बैठक हो रही है, पहले तो खबर आई थी वो भी टल गई है, पर समाजवादी पार्टी के साथ बैठक होनी थी नेशनल अलायंस कमेटी की, और मेरे पास पुख्ता जानकारी है, लास्ट मिनट पे बोला गया कि जी वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पा रहे, कोई यात्रा पर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और दरअसल उन्होंने मांगा था कि बताइए कितनी सीट चाहिए, उनके नाम दीजिए, उन पर आपका उम्मीदवार कौन होगा, विनेबिलिटी देखेंगे, और 15 के लिए, 15 के बाद के लिए वो बैठक टल जाती है। उत्तर प्रदेश की बात है, ये 80 सीट, यहाँ पर अगर गठबंधन नहीं बनता है तो इंडिया अपने आप में मुकम्मल गठबंधन नहीं हो पाएगा, एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस अभी भी बीएसपी के साथ संपर्क साध रही है, तो ये जो कभी हाँ कभी ना वाला खेल है, ये कब तक चलेगा और ये कितना घातक भी हो सकता है इंडिया के लिए? संदीप जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है इंडिया गठबंधन को लेकर, और जो बात उत्तर प्रदेश को लेकर हुई, आपकी जानकारी पुख्ता है, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि आप खासतौर से बेहतरीन तरीके से समझते हैं बातों को। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा राजनीति को समझने का एक तरीका है उसमें, कि ये जो सीट शेयरिंग में प्रदेश अध्यक्ष आए या नहीं आए, इससे ज़्यादा इस बैठक के टलने का कारण अभी ये तय करना बाकी है, इस पर दुविधा है कि बीएसपी को इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। क्या अखिलेश यादव इस बात के लिए तैयार? अब वो कहने के लिए कुछ भी कह दें आप कि अध्यक्ष जी आए कि नहीं आए और सीट शेयरिंग, लेकिन और यदि बीएसपी इसमें शामिल नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 80 सीटों पर लड़ने की स्थिति तो आज समाजवादी पार्टी की भी नहीं है। तो यदि बीएसपी इस गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मुश्किल होगी, ऐसा मुझे बड़ी मुश्किल नहीं होगी, मतलब छोटा मोटा कुछ बात चल रही हो सीट को लेकर वो नहीं होगा। और वैसे तो आपको पिछला अनुभव याद होगा, अखिलेश जी ने खुद ने भी कहा कि कांग्रेस जो सीटें जीत रही है उसमें तो वैसे ही समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है, ठीक है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन, यदि बीएसपी इसमें शामिल नहीं होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। बीएसपी जब शामिल हो जाती है तो इसके 2 फायदे और 2 नुकसान है। एक फायदा यह है कि गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा, वो एक बड़ी ताकत देगा। 18% वोट बीएसपी के और उतने ही वोट समाजवादी पार्टी के और 4-5% वोट कांग्रेस के मिलकर एक बड़ा अच्छा गठबंधन हो सकता है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ एक कॉमन वोट बैंक है? नहीं उस है, पर वो तैयार हमने होगी, देखा है। और मायावती जी इस बात के लिए तैयार होंगी कि भाई वो कम से जी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का गठबंधन, प्रदेश अध्यक्ष, सीटों के बंटवारे, उम्मीदवारों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। वो 1-2 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटों पर 3 सीटों पर फर्क पड़ सकता है। मैं इतना मानता हूं कि समाजवादी पार्टी कितनी भी ताकतवर हो, आज उत्तर प्रदेश में वो 80 सीटों पर नहीं 50 सीटों पर लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। तो सीटों के लिए तो उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल जाए तब भी। और उत्तर प्रदेश के अलावा तब ये गठबंधन थोड़ा सा और एक डिफरेंट एक ताकतवर गठबंधन के तौर पर दिखेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी बात करें, 3-4 के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी तैयार दिख रही है। पक्की जानकारी है बल्कि मेरी कि 3 कांग्रेस और 4 हम लड़ लेंगे। पंजाब का चलिए बाद में भी, पर हरियाणा में सीट दीजिए हमें गुजरात में सीट दीजिए, हमें गोवा में सीट दीजिए। तो यहां पर वही वो छौंक वाली बात, वो नमक या हल्के से मसाले वाली बात,
इसको भी तय करना और इस पर एक कंसेंसस बनाना, क्या वो भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है या दिक्कत का सबब है आने वाले ये दिनों थोड़ा सा में? मुश्किल काम है। हालांकि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में भी गठबंधन में हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी नई नई पावर आई है। पंजाब में वो समझ रहे हैं कि अब उसमें उनके अलावा देश में कोई है ही नहीं। दिल्ली में उनको लगता है कि सबसे बड़ी ताकत वो है। कांग्रेस को लगता है कि पंजाब में उन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाई भाई, जीती बट थी, टू गिव दूसरे द नंबर डेविल पर इट्स रहे थे, ड्यू, वो जीते भी 10 थे। साल में तो राष्ट्रीय वो पार्टी तो बनी गई ना। दिल्ली आम आदमी पार्टी 10 साल के भीतर राष्ट्रीय गई, पार्टी इसलिए बन गई। तो वो नई, बिल्कुल जी, नहीं राष्ट्रीय पार्टी तो बन गई, लेकिन कांग्रेस तो 100 साल से राष्ट्रीय पार्टी है, समझे। उनके पास 11 करोड़ वोटर तो अब भी है ना। हाँ, और हरियाणा में मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। गुजरात में मुझे कोई सीट इधर उधर हो सकती है, गुजरात में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर पार्टी है कि वहां पर सारा स्थान खाली है विपक्ष के लिए, जितनी सीटें चाहे वो लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा पेच, जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में दिक्कत नहीं आएगी, सबसे बड़ा कि पेच ममता ही सबसे बड़ा पेच है फिर। बिल्कुल, ममता जी का पेच जो है सबसे बड़ा है। अब उसमें कांग्रेस को देखना है। ममता जी ने तो मतलब कह दिया साफ साफ भी आपको देखना है। 2 सीटें हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा 3 सीटें हो सकती होंगी। अब कांग्रेस को तय करना है और लेफ्ट पार्टीज का क्या रोल रहेगा। तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे इंपॉर्टेंट उस स्थिति में है और इसके बाद दूसरा जो जगह आती है वो महाराष्ट्र आती है कि वहां पर तीनों पार्टियां मिलकर, जो शरद पवार साहब हैं, उद्धव ठाकरे साहब हैं और कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस वहां पर 20 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे साहब तो पहले ही 18-20 सीटें जीतकर वहां पर बैठे हुए थे और अब वैसे चले गए। अब 18 में से 13 लोग उनके पास से चले गए, तो वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो वहां पर वेस्ट बंगाल के अलावा मुझे लगता है कि परिस्थिति में नीतीश कुमार का संयोजक बनना, क्या वो इन उलझनों को सुलझाने में मददगार होगा? विजय, छोटा सा जवाब चाहूंगा प्लीज। संदीप जी, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के फ्रंट पर खेलने वाले बैट्समैन होंगे। वो सीट शेयरिंग में मुझे नहीं लगता कि भूमिका निभाएंगे। अगर खरगे साहब अध्यक्ष बनते हैं तो खरगे साहब एक अच्छे ग्राउंड मैनेजर हो सकते हैं और वो उनकी जो एज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सीट शेयरिंग को ज़्यादा आसानी से सुलझा सकता है। नीतीश कुमार को सेंचुरी बनानी है इसमें, यदि मतलब सेंचुरी का मतलब वो फ्रंट पर खेलें, वो देश में लड़ाई लड़ें, जातिवाद, जातिगत जनगणना पर करें, इश्यूज को बढ़ाएं। और मोदी के खिलाफ अगर नीतीश कुमार फ्रंट फुट पर नहीं खेलते तो इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। और जैसे अभय जी ने कहा, मैं समझता हूं कि सबसे पहली जरूरत है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब है भाई साहब किस इशू पर लड़ना चाहते हो आप, तो मुद्दे तो तय किसके हों लिए और वोट वो दे दें। मुद्दे ये तो कहीं अभी ना तय नहीं हुआ कहीं ना। अब पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए, आरक्षण से जुड़े हुए, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए होने वाले हैं क्या, उसका हम नहीं, वो अभी अंदाजा लगा सकते हैं। दिबांग, आपको जोड़ना चाह रहे थे प्लीज, यूपी के परिप्रेक्ष्य में उस वक्त मैंने आपको रोक दिया था। देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये जो बात हो रही है ना कि क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, जैसे संजय कह रहे थे, मेरे ख्याल से वो नहीं कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो संयोजक होंगे। और अगर आप देखें तो उस संयोजक उनके होने के बावजूद बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं। एक जो बात जो इतनी ज्यादा नहीं जिसकी चर्चा हुई, जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति कोविंद की जो कमेटी बनी हुई है वन नेशन वन इलेक्शन वाली, उन्होंने कहा कि ये आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को बैकडोर से एंट्री दिलवा रहे हैं और ये बिल्कुल रबिश है। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, राज्य सरकारें कई बार गिर जाती हैं, कई बार खरीदी जाती हैं, केंद्र सरकार भी चलती गिरती रहती है, 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मैं बात कह रही हूं, ये मैं टीएमसी की तरफ से नहीं कह रही हूं, ये मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कह रही हूं। तो सब लोग अपनी अपनी तरह से बात करेंगे और मेरे ख्याल से स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये सब अपने राज्यों में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का चेहरा के तौर पर वहां पेश किए जाएंगे। तो वो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां एक ऐसी रणनीति बनती है जहां इन लोग काफी मजबूती से अपनी बात को कह सकेंगे और जो तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चेहरे होंगे या कन्हैया भाई, छोटा सा जवाब चाहूंगा 20 सेकंड में। नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं, वो खुद का चेहरा वो अपने आप ही आगे अपना चेहरा प्रस्तुत करते हुए भी पाएंगे, ये भी राजनीति का अध्याय देखने वाले हैं क्या? 20 सेकंड में प्लीज।
ना मुझे लगता है कि सहमति बन जाएगी कि नीतीश कुमार ही चेहरा हो। मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि जिस समाज से वो आते हैं, कुरुमी समाज से, पूरे देश भर में जो हमारे पास सीट परमिशन है 80 से 82 सीटों को प्रभावित करने वाली ये जात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो फेस ही बन जाएंगे। आने वाले दिनों में फेस भी बन सकते हैं क्या? पर राजनीति में एक रात भी बहुत लंबी हो जाती है, तो अभी तक जो बात पक्की लग रही है, कल देखते हैं उसकी तस्दीक होती है या नहीं।